जनता ही संतुष्ट नहीं है तो फिर ईवीएम की क्या जरूरत है। इलेक्शन कमीशन जो है किसी का पट्टू है, वो जो चाहते हैं वो करते हैं। अभी पूरी सीटों को मैनेज नहीं करती है, वो कुछ ईवीएम कुछ बूथों पे कुछ ईवीएम को मैनेज कर ले और ईवीएम को बदल के हम बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात करें। डीवाई चंद्रचूड़ साहब से उनका कार्यकाल बहुत कम है और उस कार्यकाल में मुझे उम्मीद है कि वह कुछ ना कुछ करें। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस समय देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हूं, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। ऐसा मामला जिसको लेकर देश के कोने कोने से आवाज़ उठ रही है कि अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईवीएम को लेकर कहा जा रहा है ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। अब ईवीएम का मसला देश की सबसे बड़ी अदालत में है और बड़ी खबर यह है कि ईवीएम को लेकर एक मामला नहीं, कई मामले आ चुके हैं, कई याचिकाएं। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट औरंगजेब साहब। इनसे जानते हैं मामला है क्या। औरंगजेब सर, ये जो ईवीएम का मसला है, ईवीएम को लेकर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? आखिर ईवीएम पर शक इतना क्यों गहराया गया है? देश की जनता तो कह रही ईवीएम को बैन कर दो, क्या कहेंगे सर? आप ये बताओ कि सबसे पहले ईवीएम कहाँ से आया? ईवीएम जो है सबसे पहले फॉरेन कंट्री से आया और ईवीएम को हमारे देश में जो ईवीएम को चिप्स देने वाली कंपनी जो है वो देने वाली कंपनी कौन है? वो जापानी कंपनी है। ईवीएम जो प्रोवाइड करती है, ईवीएम में चिप होती है। हाँ, चिप्स होती है और ईवीएम में चिप के साथ वो देती है। और ईवीएम जो मशीन होता है वो जर्मनी है, फ्रांस है और जापान है, ये सबसे वो हमें मिलता है। अब बताइए कि जो कंट्री हमें ये प्रोवाइड कर रही है वो कंट्री अपने यहाँ जो है इस पर रोक लगा दी है, उस पर बैन है, वहाँ बैलेट पेपर होता है। फिर हिंदुस्तान में जो ईवीएम के लिए हम क्यों चिल्लाना पड़ रहा है? ईवीएम के लिए जनता क्यों आवाज़ कर रही है? जब जो कंट्री हमें प्रोवाइड कर रही है, जो इसका टेक्निकल जिसके पास सब कुछ है, तो वो ऐसा कर रही है, तो फिर आपको क्यों नहीं करना चाहिए? आपको भी बैलेट पेपर से कराना चाहिए। और दूसरा नंबर बात ये कि ईवीएम क्या एक मशीन है, एक सिस्टम है और सिस्टम को हम जब भी चाहें उसे चेंज कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। जब सिस्टम हम चेंज कर सकते हैं तो ईवीएम भी एक मशीन है, एक सिस्टम है, उसमें भी जब चाहें तब चेंज कर सकते हैं, जब चाहें तब हैक कर सकते हैं, जब चाहें उसे स्लो अप कर सकते हैं, जब चाहें वहाँ पे कोड बैठा के सिस्टम बैठा के उसमें सेट कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये सही होगा, यहाँ से यहाँ जो है मैनिपुलेट होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये जाएगा। तो ईवीएम को आपको जो है एक दो मशीन को तो आप चेक कर सकते हैं कि वो आखिर में वोटिंग कहाँ जा रहा है, लेकिन आप मल्टी जो ईवीएम है उसे चेक करना ये पॉसिबल ही नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। उसके लिए आपको बरसों लगाने पड़ेंगे, तब जाकर वो चेक होगा। जो सत्ता में है उसे बहुत विश्वास रहता है ईवीएम पे, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां वो ईवीएम के खिलाफ लामबंद हो रही हैं, लेकिन अलग अलग आवाज़ उठ रही है। राष्ट्रीय आंदोलन इस पर लगता है हो पाएगा, क्योंकि विपक्षी पार्टियां ही इस पर सवाल खड़े करती हैं। सत्ता में आने के बाद चुप। देखिए, ईवीएम में सबसे पहले यहाँ पे इस बार जो इलेक्शन होने के बाद से सबसे पहले जो आवाज़ हिंदुस्तान में उठाने वाला कोई था तो वो औरंगजेब था। औरंगजेब ने सबसे पहले ईवीएम पे आवाज़ उठाया। लोगों ने ये कहा कि आपकी जान की, आपकी माल की, अपने बच्चों को इस सब का खतरा होगा। हमें कहा हमें देश से बढ़ के, हमारा जो संविधान से बढ़ के, हमारे कंस्टिट्यूशन, हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के और हमारे आवाम से बढ़ के हमारी जान नहीं है। अगर हमारी जान जाती है तो इस तरह का हज़ारों जान हम पैदा होंगे, हज़ारों जान देने को तैयार हैं, लेकिन मुझे हमारी संविधान सुरक्षित चाहिए, हमारा देश सुरक्षित चाहिए। और जो हमारा वोटिंग पैटर्न है वहीं से हमें संविधानिक जो तंत्र स्टार्ट होता है, जब वोटिंग पैटर्न ही खत्म हो जाएगा तो फिर संविधान का बाकी चीज़ की क्या रह के होगा, इस सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट भी न्याय कभी देगी जब जनता का जो आवाज़ होगा, जनता का आवाज़ को हम बुलंद करेंगे। जनता ही संतुष्ट नहीं है तो फिर ईवीएम की क्या जरूरत है? अब बात आती है, आप ईवीएम को अगर रखना चाहते हो तो वीवीपैट को जो है उसको पर्चियों को आप काउंट करो, जिस तरह से आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उस तरह उसको काउंट करो। उसके साथ साथ जो वीवीपैट के साथ साथ आप जो एक सिस्टम रखो कि जिसका वोट जा रहा है, अगर वोट हो रहा है तो उसको एक मैसेज जाए, और मैसेज जाए तो उस आदमी के पास भी एक सिस्टम रखो कि अगर वो मैसेज उसका वो वोटिंग नहीं करता है और उसके बाद से उसका वोटिंग होता है तो उसको कैंसिल करने के लिए भी उसके पास प्रावधान हो। तो जब इस तरह का प्रावधान अगर होता है तो आप उसको रखो। ये तो बहुत बड़ा सोल्यूशन औरंगजेब की तरफ से आया है। ये जो वाकई जो आप हल निकाल रहे हैं, क्या आपने इसे कहीं रखा है? जो आपने अभी अपने विचार व्यक्त किए हैं, इस विचार को कहीं आपने रखा है इलेक्शन कमीशन या कहीं? ऐसा इलेक्शन कमीशन पे सब कुछ रिपोर्ट बना के तैयार हूँ भाई। सुप्रीम कोर्ट का मैं अपने सहपाठी से बोल सब तैयार है रिपोर्ट, अपने सहपाठियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बाकी जगह मैं करवा रहा हूँ। और जैसे ही मैं इससे फ्री होऊंगा तो मैं सच बता रहा हूँ, इस पर मैं कार्रवाई करूँगा और इसके लिए लड़ूंगा, तहे दिल से लड़ूंगा और हमेशा लड़ूंगा, इसलिए कि ये संविधान है, ये देश है, खूबसूरत कंट्री है, खूबसूरत ये परिवेश है जिसमें सभी देश सभी लोग मिलकर गुलदस्ता बनाते हैं। इतना खूबसूरत पूरा दुनिया का अगर कोई जन्नत है तो वह हिंदुस्तान है।
और इस जन्नत को बर्बाद कर रही है कुछ सरकार। तो इस सरकार को कभी भी चढ़ने नहीं दिया जाएगा। हमारे जैसे औरंगज़ेब हज़ारों यहाँ पैदा होंगे और इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और ईवीएम को बदल के हम बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात करेंगे। क्या लगता है कि ईवीएम आने वाले वक्त में बैन हो पाएगा या कोई जो नई व्यवस्था आप बता रहे हैं उसे लागू कर दिया जाएगा? वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग को लेकर भी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। तो इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब से कहता हूं कि आप आखिरी पिलर हो, आखिरी दरवाज़ा हो, इसके पास से कौन जस्टिस आएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कोई नहीं जानता। इसलिए आपसे एक विनम्र विनती है, निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस पे कुछ करके जाओ, जिससे कि बैलेट पेपर से फिर से चुनाव हो। देखो बैलेट पेपर में क्या है कि आप 1 से 2 आप बूथ को लूट सकते हो, कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ तक पूरा का पूरा बूथ लूट सकते हो, पूरा का पूरा कर सकते हो। आप पहले जब चुनाव होता था, मैं बार बार इस बात को बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब चुनाव मतपेटियाँ आपका वोटिंग से हो रहा है तो उसमें जो है फ्लक्चुएट करेगा। 25 पे चले जाए कांग्रेस, फिर 100 पे चला जाएगा बीजेपी, फिर बीजेपी 70 पे आ जाएगी, कांग्रेस 100 पे आ जाएगी, इस तरह का फ्लक्चुएशन होगा। लेकिन यहाँ पे देखो शुरू से जब काउंटिंग स्टार्ट हुआ तो 20 से 25 में आधे घंटे के बाद से कांग्रेस बीजेपी लीड करनी स्टार्ट हुई और लीड करते 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 वो जो लीड बरकरार था और जो लीड का ये था कि 115 116 वहाँ पे और आपको एमपी में 150 से 160-170 वहाँ पे दिखा रहे थे और छत्तीसगढ़ में भी सेम। तो जो पैटर्न है इलेक्शन कमीशन से लेके मीडिया से लेके हर जगह वही पैटर्न कैसे चल पाएगा? क्या पहले से इलेक्ट्रॉनिक मशीन को ये पता था? क्या ये पहले से उस मीडिया वाले को पता था? क्या वो लीडरों को पता था? इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें गड़बड़ी की गई है, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस किया, सब किया। इसके साथ साथ मैं एक धीरज गुज्जर कांग्रेस के हमारे नेता हैं, उन्होंने ये बता रहे थे कि यहाँ पे 27,000 जो है काउंटिंग बाकी था, लेकिन 22 या 23,000 काउंटिंग किए और उसमें जो 16 वोट से वो जीत रहे थे और उनको जो है 500 कुछ वोटों से उनको हरा दिया गया। मैंने देखा कि जो आपको बैलेट है, बैलेट में जितना भी वोटिंग हुआ है उस बैलेट में जो है कांग्रेस जीती है, लेकिन जैसे ही उसमें वोटिंग होता है उसमें बीजेपी जीत जाती है। आप देखो कभी भी किसी भी देश का जो वातावरण जो है चेंज होता है, माहौल जो चेंज होता है, वहाँ का जो बैलेट होता है उसके अनुसार होता है कि भाई वहाँ का जो अधिकारी हैं, अधिकारी जिधर बैलेट उधर ईवीएम चलता है। लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा हो गया और उल्टा चलते चला गया और एक जगह नहीं मल्टी जगह। मैंने देखा कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने ज़्यादा सीटों पर इन्होंने हेर फेर नहीं की, इन्होंने कुछ सीटों पर हेर फेर किया और उस सीटों को मैनेज किया। अब देखिए क्या है सर, एक बड़ा मुद्दा ये सुनो एक बात, मैंने अब तो वहाँ सरकार बन गई। मैंने देखा कि 16 से लेके 700-800 तक 10 से 12 सीटें राजस्थान में देखी मैंने, और कम से कम 1000 से लेकर 3000 के बीच में, 2500 के बीच में 10 से 12 सीटें देखी, जिससे कि बीजेपी उसमें निकली है। ये साफ जाहिर है कि इसको मैनिपुलेट किया गया, इसको मैनेज किया गया। बीजेपी पूरी सीटों को मैनेज नहीं करती है, वो कुछ ईवीएम, कुछ बूथों पे कुछ ईवीएम को मैनेज कर लेती है और वहीं से 1500, 1500, 2000 का लीड हो जाता है, बीजेपी जीत जाती है। तो मेरा मानना है कि इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। मेरा मानना है कि यहाँ के हिंदुस्तान के हर आवाम को अगर वो जमहूरियत को चाहते हैं, अगर वो जिंदा दिली अगर इस हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं, इस डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं, तो उनको इस पर एक्शन लेना होगा, उनको चलना होगा, प्रोटेस्ट करनी होगी, आवाज़ उठानी होगी, जैसे कल आने वाले आपकी संतान, आने वाली आपको जनरेशन आपको याद कर सके कि मेरे बाप ने जो है हमारे देश को, संविधान को बचाने की लड़ाई। एक बड़ी बात औरंगजेब जी, आप तो कह रहे हैं कि आपने सबसे पहले ईवीएम को लेकर आवाज़ उठाई, लेकिन चुनाव आयोग ईवीएम के साथ अभी भी चिपका हुआ है और सत्ताधारी पार्टी ईवीएम का नाम सुनते ही बौखला जाती है। चुनाव आयोग दलील दे रहा है कि हम ईवीएम से जल्दी से चुनाव कराते हैं, जल्दी से नतीजे आते हैं। क्या आपको लगता है जल्दी से चुनाव होता है? मैं इलेक्शन कमीशन को बताता हूं कि इलेक्शन कमीशन जो है किसी को पट्टू है, वो जो चाहते हैं वो करते हैं। भाई हमने किसी को बैठा दिया अपने द्वार पे कि भैया कोई पहरेदार आएगा उसको देखना, नहीं देखोगे तो तुम्हारे ऊपर चाबुक लगेगा। तो मैं जब भी कोई आता है अगर नहीं देखता है तो उसे चाबुक लगाता हूँ, नहीं तो वो सही से देखता है, उसकी सैलरी रोक देता हूँ, उसको परेशान कर देता हूँ, उसको मारता हूँ, पीटता हूँ, उसको धमकी देता हूँ, तो वो वहीं बैठा रहता है। सेम यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को कुछ पार्टियाँ जो है खासकर ये वो हैक कर चुकी है, वो जो चाहती है जिसे बनाती है वो करती है, वो उनका पालतू है।
वो पालतू को जो चाहे वो करेंगे। तो फिर यहाँ देश की बात नहीं आती है, यहाँ पालतू को जो है आगे बढ़ावा दे रहा और डेमोक्रेसी तो इस तरह से है तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अगर सुनो, अगर वाकई में जो है, अगर वाकई में बीजेपी को इस देश से मोहब्बत है, वाकई में डेमोक्रेसी में और अंबेडकर के संविधान से उनको मोहब्बत है, वाकई में ये गांधी की धरती से मोहब्बत है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और आज इंदिरा गांधी, इन सब की धरती से मोहब्बत है, वाकई में वो भगत सिंह को वो रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं कहता हूँ वीवीपैट को जो है काउंटिंग कराओ, उसके साथ साथ मैसेजिंग सिस्टम रखो कि अगर किसी का वोट अगर पड़ता है तो उसको मैसेज जाए, और अगर गलत वोट उसको पड़ता है, अगर उसका कोई और डालता है तो वहाँ पे तुरंत जो है उसको कैंसिल करने के प्रावधान हो और उसको ऑटोमेटिक वो सुप्रीम कोर्ट में वो केस अपने आप जो है लंबित हो जाए, जिससे उसे रोका जा सके। आखिरी सवाल, हम यहाँ पे खड़े हैं जहाँ से फैसला होता है लोकतंत्र संविधान पर, क्या लगता है ईवीएम पर कब तक निर्णय होगा, कब तक डी वाई चंद्रचूड़ साहब इस पर हथौड़ा चलाएंगे? देखिए, डी वाई चंद्रचूड़ साहब से उनका कार्यकाल बहुत कम है और उस कार्यकाल में मुझे उम्मीद है कि वह कुछ ना कुछ करेंगे। चंद्रचूड़ साहब की बाकी जजमेंट को मैंने देखी है और उससे मैं सेटिस्फाइड रहा हूँ, क्योंकि न्याय से, हम न्याय का इंटरप्रेटर हैं, एडवोकेट हैं, तो हम उसको गलत नहीं कह सकते, हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन हम चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा, कुछ बेहतर चाहते हैं कि इस देश को, इस डेमोक्रेसी को, इस लोग की जमहूरियत को और लोग के दिल को जो है उसको बचाया जा सके, जिससे हिंदुस्तान को फिर से बुलंद बनाया जा सके और कहा जा सके हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो ये औरंगजेब साहब सीनियर एडवोकेट हमारे साथ थे। इन्होंने कहा कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो ईवीएम को हटाना पड़ेगा, बैलेट को लाना पड़ेगा, बैलेट की बहाली करनी पड़ेगी। औरंगजेब साहब से आप इत्तेफाक रखते हैं? जो भी बातें इन्होंने कही हैं, इनकी बातें आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुँचाए, इससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान, शुक्रिया।